ये लैंगिक जनन के बारे में हम लोग आज समझेंगे। लैंगिक जनन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, यानी कि संलयन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट के डेवलपमेंट के पश्चात जीवों का निर्माण होता है। लेकिन दोनों गैमीट के फॉर्मेशन के लिए उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप तब उनका संलयन होता है। अब इसमें देखते हैं कि लैंगिक जनन की क्रिया मुख्य रूप से जंतु प्रजनन और पादप प्रजनन दोनों में होती है। यानी कि जो पादप प्रजनन होता है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का है, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक जो होता है। और ये मोनोकार्पिक मतलब जो होता है ये कायिक भाग, जो कायिक भाग होता है इसमें वृद्धि करने के पश्चात जब ये मतलब एडल्ट अवस्था में पहुंचता है, परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, तो इसमें कुछ 1 वर्षीय हैं और कुछ बहुवर्षीय हैं। मतलब 1 वर्ष में केवल एक ही बार पुष्प देंगे और ये कई वर्ष तक रहेंगे, लेकिन केवल एक बार ही इसमें पुष्पन की क्रियाएं होंगी। जैसे 1 वर्षीय के अंतर्गत धान का पौधा, गेहूं का पौधा, अब ये जर्मिनेशन के पश्चात जब इनका सीड जर्मिनेशन होगा उसके पश्चात जब ये बड़े होंगे और उसके बाद इसमें पुष्प आएंगे और पुष्प का जब निषेचन होगा तो उसके पश्चात इसमें एक बार ही पुष्पन की क्रिया हो पाएगी, उसके बाद ये पौधे नष्ट हो जाएंगे। ऐसे गेहूं का पौधा भी है। अब यहाँ पुष्प के रिलेटेड चीजें अभी हम लोग के पास में मिलता है तो इधर समझेंगे, क्योंकि यहाँ पुष्प शब्द आया है। जो पुष्प शब्द होता है अब इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। दूसरा है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय मतलब कि ये कई वर्ष होता है, यानी 100 वर्ष बाद 100 वर्षों तक ये वृद्धि करते हैं और उसके बाद ये एक बार केवल पुष्पन की क्रिया इसमें होती है। एक बार पुष्पन की क्रिया होती है, जैसे ये बांस में ऐसी क्रिया होती है। पॉलीकार्पिक पौधे जो होते हैं ये इनका जब ये वृद्धि करते हैं और वृद्ध होने के बाद में जब ये मैच्योर हो जाते हैं, एडल्ट अवस्था पहुंचते हैं, तब इसमें पुष्पन की क्रिया शुरू होती है। और पुष्पन की क्रिया इसमें एकांतर होती रहती है, मतलब इनके अनुकूल वातावरण आते आते ये क्रियाएं होती रहती हैं और कई वर्षों तक ये क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, तो ये पॉलीकार्पिक पौधे कहलाते हैं, जैसे नीम का पौधा और आम का पौधा। दूसरा है जंतु प्रजनन। जंतु प्रजनन के लिए इसमें गेमीट का फॉर्मेशन होता है और जिसके लिए इसमें चक्र होते हैं, जैसे प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स दो भाग हैं। अब इसमें ये प्राइमेट्स होते हैं और ये नॉन प्राइमेट्स होते हैं। जो प्राइमेट्स होते हैं उसमें ऋतुस्राव होता है, दैट मीन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें एस्टेरियस साइकिल होती है, मध्य चक्र होता है। ठीक है, अब इसमें ये प्रक्रिया मतलब गेमीट को का फॉर्मेशन करने के लिए, उसका स्राव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चेक करेंगे कि मध्य चक्र वह क्रिया होती है जो जैसे अंडाणु का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, सबसे पहले ये हम जानेंगे। तो अंडाणु का फॉर्मेशन जो होता है ये ओवरी में होता है, ओवरी में होता है। और ओवरी जो होती है, अब इसमें वो जब ओवरी अंडाणु का उत्सर्जन करती है तो जो गर्भाशय की दीवार होती है उसकी दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है, और क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ जब ब्लड के साथ साथ अंडाणु का बाहर निकलना होता है तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहती है। अच्छा, इसमें एक निश्चित चक्र चलता रहता है, ये अब इसका एक हमको चक्र पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अब इसका मेंस्ट्रुएशन चक्र ये आपको अलग हम टॉपिक में बताएंगे कि किस तरीके से इसका चक्र होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेल, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में एक चक्र होता है इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से मान लीजिए ये 1 to 28 डेज का एक चक्र होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें मान लीजिए कि यहाँ से 28 डेज हो गया, 28 डेज के बाद में से यहाँ पर
जो ओवरी फीमेल होती है, इसे फीमेल, अब फीमेल में जिसको आप लोग को हम व्यवस्थित बताएंगे, ये फीमेल का ये ओवरी है। अब यहाँ से एक अंडाणु का उत्सर्जन होगा, इसमें आएगा, तो इसको हम शिशुनली बोलते हैं। तो ये अंडाणु का उत्सर्जन यहाँ से होगा, तो ये 5 यानी कि 5वें दिन बाद ये टेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, स्पर्म का ये इंतजार करता है, तो यहाँ से अंडाणु का उत्सर्जन ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाता है। और जब यहाँ से उत्सर्जित होता है तो इसकी जो दीवार होती है गर्भाशय की, ये क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे आसानी से स्पर्म यहाँ पर जो है जा सके, और उसके बाद में यहाँ से स्पर्म पहुंचने के बाद में इसे निषेचित हो जाता है। तो ये दूसरा प्रोसेस हम लोग इस दूसरे के अंतर्गत पढ़ेंगे, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अब हमको यहाँ ओवरी में ओवम, ओव्यूलेशन जिसको कहते हैं, ओवम का उत्सर्जन होना, ठीक है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ही प्रारंभ हो जाता है। ओवम का उत्सर्जन होना, साथ ही साथ इसमें अगर गर्भाशय की दीवार जो है ये क्षतिग्रस्त हो गई, तो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इससे ब्लड के साथ साथ ओवम भी यहाँ तक निकलता है, और निकलने के बाद में फिर ये क्रियाएं यहाँ प्रारंभ होती हैं। फिर 28, फिर ये एक दिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 दिन तक, ठीक है। यहाँ पर उसमें जो है क्या कहते हैं, जब इस तरीके से अंडाणु जब 14 दिन तक रहेगा यहाँ पर, तो उस तरीके से जो है सेक्सुअल प्रोसेस के लिए बॉडी अधिक एडॉप्ट होगी। और इसमें क्या होगा कि वो ओवम 14 डेज तक यहाँ पर जो है इंतजार करता है ये, और उसके बाद स्पर्म ना मिलने के दौरान ये धीरे धीरे करके, और इसके बाद जब फिर दूसरा चक्र स्टार्ट जाता है 28 डेज बाद में, फिर दूसरा चक्र जब स्टार्ट जाता है, तो ये 4-5 दिन में ब्लड के थ्रू ये यहाँ से ओवम क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। ये क्रियाएं जो होती हैं, ये जो स्राव होता है, ये 13 वर्ष, फीमेल में 13 वर्ष से प्रारंभ होता है और 50 वर्षों तक रहता है, ठीक है। और उसके बाद में मध्य चक्र वो जो है 50 वर्षों के बाद में वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है, यानी ओवम का जो है फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से ये इतने डेज में 28 डेज की प्रक्रिया होती है, और इसमें ओवम के साथ साथ ये जो 5 दिन का इधर का समय होता है, इसमें ब्लड का भी रिसाव होता है, क्योंकि यहाँ की दीवार जो है ये क्षतिग्रस्त होती है। इसके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन, जो फीमेल हार्मोन होते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं। जब हम इसको पूरा व्यवस्थित बताएंगे तो इसमें फीमेल हार्मोन के बारे में भी बताएंगे, एक टॉपिक इसके लिए मुझे बनाना है। और दूसरी चीज है मध्य चक्र, जो मध्य चक्र होता है वहां पर गर्भाशय की दीवार क्षतिग्रस्त नहीं होती है, वहां पर क्या होता है कि जो ओवम का सिक्रीशन होता है वो ओवम टेस्ट ट्यूब में यहीं पर रहता है, और उसके साथ ब्लड का रिसाव नहीं होता है। ये नॉन प्राइमेट्स एनिमल में होता है, ये नॉन प्राइमेट्स में होता है, और ये प्राइमेट्स में होता है। जैसे ये मान लीजिए कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, काऊ बफेलो, ठीक है, ये इसमें होता है, ये ह्यूमंस में होता है, समझेगा। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अब दूसरी चीज है कि फ्लावर की बात करते हैं अगर हम लोग, कि जो पादप प्रजनन के बारे में, ठीक है। तो पादप एक एक चीज हम लोग लेते हैं, पहले इधर चलते हैं फिर उधर चलेंगे। अब इसमें क्या है कि प्लांट के लिए, पौधों के लिए अगर देखा जाए, प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है बहुत ही आकर्षक पार्ट होता है। आकर्षक पार्ट दैट मीन्स उसको हम फ्लावर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावर्स कहते हैं। अब फ्लावर्स का हम स्ट्रक्चर जानेंगे। फ्लावर्स जो होते हैं, अब ये हार्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन वन सेल्स, ठीक है, या वन पार्ट। तो बोथ ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं वन पार्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। ये जो है मेन पार्ट हो गया इस तरीके से, यहाँ पर ये मेन पार्ट है,
ये यहाँ बॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से देखते रहिए भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब इसमें दूसरा यहाँ से ये पार्ट हो गया। अब इसका एक एक नामकरण हम लोग करेंगे। यहाँ जो ऊपर पार्ट है देखिए, इसको हम वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्तिका। और वर्तिका के आगे का ये पार्ट लगा हुआ है तो अग्रभाग है, जिसमें अग्र जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा वर्तिकाग्र। इसमें हम वर्तिकाग्र करेंगे, ठीक है। अब वर्तिकाग्र से यहां से एक पाइप आती है और उसके बाद में यहाँ ये दो पार्ट में बढ़ जाती है इस तरीके से। ठीक है। अब इसको हम अंडाशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अंडाशय। ये पार्ट अंडाशय कहलाता है। और उसके बाद में इसको हम बीजांड बोलेंगे। बीजांड बोलेंगे। ये जितना पार्ट हमने लिखा है अभी तक, ये सारे पार्ट पौधों के जो आकर्षक भाग पुष्प हैं उसमें मेल पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होते हैं? मेल कि फीमेल? एक बार सोचिए, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड, ये दोनों क्या होते हैं? मादा जननांग होते हैं। क्या होते हैं? मादा जननांग होते हैं, मादा पार्ट होते हैं। अब उसके बाद में इसके दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे इस तरीके से। इसका आकर्षक भाग है जो, इस तरीके से। अब इसमें जो होगा, अब इसमें देखेंगे इस तरीके से। ये पार्ट इसमें डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये पार्ट क्या कहलाएंगे? इनको हम तंतु कहेंगे और इनको हम एंथर कहेंगे। परागकण, इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें हम तंतु कहेंगे और इन्हें हम पराग कण कहेंगे। ये पार्ट कैसे पार्ट हो जाते हैं? ये पार्ट दोनों क्या हो जाते हैं? नर जननांग कहलाते हैं। ये नर जननांग है। अब देखिए, परागकण यानी फीमेल और मेल दोनों पार्ट हो गए एक ही पौधे में। एक ही पौधे में नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित हों, नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित हों तो इन्हें क्या कहेंगे? उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। क्या कहेंगे? उभयलिंगी पुष्प कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कहेंगे? उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। अब उसके बाद में किसी उभयलिंगी पुष्प में पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। यानी कि इस कणों का इस पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। अब हम परागकण और परागण में भी अंतर समझ गए, ठीक है, कि परागकण और परागण में क्या अंतर होता है। तो इस तरीके से यह जन्म लैंगिक जन्म कहलाता है। अब परागकण, देखिए इसका एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, समझेगा? एक स्ट्रक्चर हम लोग इसका बनाएंगे। अब ये चित्र आप लोग बना लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से ये इसको हम बाहर निकालेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से हम बाहर निकालेंगे तो इस तरीके से ये बाहर निकलेगा। इस तरीके से। अब इसको हम क्या कहेंगे? तंतु कहेंगे, ठीक है।
तंतु के बाद में इसे क्या कहेंगे, पराग कोष कहेंगे, पराग कोष। ठीक है, अब उसके बाद में इसका भी कट करेंगे पार्ट को हम। अच्छा, इसका पार्ट कट करेंगे तो इस तरीके से होगा। इस तरीके से इस तरीके से पार्ट बढ़ जाएगा। अब इसमें इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर। ठीक है, अब ये इसके भाग हो गए। अब यहाँ पर ये पार्ट देखिए, हम लोग देखते रहते हैं इसे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकलेगा, परागकण निकलेगा यहाँ से। इसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं इसको, पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब पॉलन ग्रेन जो होती है, अब यही पॉलिनेशन के लिए एलिजिबल होती है। ये पॉलन ग्रेन इसको कहेंगे, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन किसके लिए एलिजिबल होगी, पॉलिनेशन के लिए। अब इसमें आप लोग को एक इसमें वर्क है कि इसका ही स्ट्रक्चर एक आपको बना लेना है, इसका स्ट्रक्चर और एक इसका स्ट्रक्चर ही बना लेना है, एक फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर बनाना है, और ये पॉलिनेशन और पॉलन ग्रेन, ये दोनों के बारे में आपको सुनिए। ठीक है, अब इसमें आपको ये इस एंजाइम का पता करना है जो पॉलन ग्रेन को कई साल, कई वर्ष, अगर 4-5 वर्ष तक ये पड़े रहते हैं तो भी ये सड़ते नहीं। जब भी इनको कोई फीमेल प्लांट का मतलब इनके समकक्ष में प्लांट मिलता है तो ये पॉलिनेशन कर लेते हैं। ये चीजें आपको ये ढूंढना है कि वो कौन सी एंजाइम है। तो ये धन्यवाद, बहुत अच्छा।